मोहम्मद उमर फ़ारूक बायोलॉजिकल वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आर्ट वर्क के बारे में अपनी राय दें। और आप आपस में एक दूसरे के साथ आंसर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट में क्या होता है कि हॉट वेदर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब हाई होता है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाता है जो हॉट टेम्परेचर है, क्योंकि जो सन की जो लाइट है वो 90 डिग्री पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हॉट हो जाता है, बजाय इसके कि पोलर रीजन पे पड़े। पोलर रीजन पे इतनी सूरज की किरणें नहीं पड़ती, जिसकी वजह से जो है प्लांट अपने आप को जिस तरह वो कोल्ड प्लांट में होते हैं तो वो C3 में ही आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये आप पोलर रीजन नज़र आ रहा है, तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिक रीजन में जो प्लांट हैं वो उनके बारे में हमने स्टडी करनी है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में, इस तरह के ममालिक में पाए जाते हैं। तो यानी कि ये बहुत ही को हॉट वेदर में होते हैं, तो डेजर्ट प्लांट भी इन्हें कहा जाता है। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इज अकर इन क्लाइमेट हॉट फॉर प्रिवेंशन टू द लॉस ऑफ वाटर टू नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि वाटर की रेस्पिरेशन होती है, वाटर रिलीज़ होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है नाइट टाइम को अगर आप कहते हैं, तो नाइट टाइम को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, क्योंकि बेसिकली रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो शुगर नहीं बनती। तो इन प्लांट में क्या होता है कि जो इसमें 3 साइंटिस्ट थे जिनके नाम ये मौजूद है, आपको आप पढ़ सकते हैं, HP कोर्स्टचैक, CE हैट एंड GO बर। 1965 में इन्होंने डिस्कवर किया था C4 प्लांट, जिसमें क्या है शुगर केन जो कि गन्ना है उसको उन्होंने उसमें इन्होंने डिस्कवर किया था कि C4 प्लांट में एसिडिक नेचर होता है जब वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वो जिस टाइम अब्जॉर्ब करता है उसके बाद वो रिलीज़ नहीं करता, जिस तरह C3 प्लांट में है। तो मैलिक एसिड इन नाइट टाइम, डे टाइम एब्सेंट। तो डिफरेंट स्ट्रेटजी है जिसमें ये देखें वो अपर क्यूटिकल है और लोअर क्यूटिकल है, जो कि क्रॉस सेक्शन मैंने लिया है लीफ का, जिसमें वेस्कुलर बंडल शो हो रहा है और वेस्कुलर बंडल के सराउंड में उसके इर्द गिर्द बंडल शीथ सेल है। तो बंडल शीथ सेल का क्या काम है, उसका काम है कैल्विन साइकिल को रन करना। कहाँ से, मैलिक एसिड जब बनता है 4 कार्बन, इसीलिए उसका 4 नाम दिया जाता है C4, क्योंकि मैलिक एसिड जब बनता है वो 4 कार्बन वाला मालिक्यूल सीधा जाके बंडल शीथ में जाता है। और बंडल शीथ में जाने का इसका फ़ायदा ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से कैल्विन साइकिल नहीं यूज़ करेगा, बल्कि मीज़ोफिल सेल से जो जमा हुआ है मैलिक एसिड, हॉट वेदर है अगर बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ से ही लेके सीधा बंडल शीथ सेल में चला जाएगा। जो मीज़ोफिल सेल है सराउंडिंग में और बंडल शीथ सेल है, तो बंडल शीथ सेल उसको मैलिक एसिड को एक्सेप्ट करके उसको क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो जाएगी और पायरुवेट अल्टीमेटली अलहदा हो जाएगा और पायरुवेट दोबारा जो है वो रन करेगा। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन लीफ विथ C4 साइकिल है। तो C4 साइकिल के जो लीफ है उसका क्रॉस सेक्शन मैंने लिया। इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो इस तरह एक वेन बनती है जो कि मिड रिब होती है, या दो जिस तरह भी है, वेस्कुलर बंडल है तो और वह रेड कलर का, उसके ऊपर इस तरह रैप हुआ होता है बंडल शीथ सेल और मीज़ोफिल सेल बिखरे पड़े होते हैं। तो इसकी जो है मीज़ोफिल और बंडल शीथ सेल जो है, मैंने पहले भी बताया आपको कि बंडल शीथ सेल जो है वो एक काम करता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेना पड़ता, क्योंकि अगर वो बाहर से लेगा तो स्टोमेटा खुलेंगे और फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी, वाटर की लॉस हो जाएगी, आगे ही वाटर कम है, तो इसको क्रेन्स एनाटमी कहते हैं।
तो इस सिस्टम को हम क्रैन्स एनाटमी कहते हैं। अब क्रैन एनाटमी में जो हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है मीज़ोफिल सेल। तो मीज़ोफिल सेल में क्या होता है कि जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें ऑर्गेनेली है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जिसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें रबिस्को एंजाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। रबिस्को एंजाइम का क्या काम है, कार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीजनेशन। तो इसमें कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन नहीं होती, जिसकी वजह से डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो बंडल शीट सेल में होती है। तो वहाँ पे जो है इसको लाइट को नहीं यूज़ करना पड़ता, जिस तरह लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है जैसा कि दूसरा होता है। तो दूसरे में जिस तरह मीज़ोफिल सेल है उसमें तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें NADPH और ATP हमें लेनी ज़रूरी है, उसको कीमियोस्मोसिस कहते हैं। तो किसी कीमियोस्मोसिस जो है लाइट रिएक्शन की वजह से, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की वजह से बनती है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे इन C4 प्लांट RUBP इन द मीज़ोफिल सेल इज़ लैक ऑफ द RUBP। तो ये हमने ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है। ये मैंने ड्रा किया है मीज़ोफिल सेल और बंडल शीट सेल। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बंडल शीट सेल जो है ये सेल वाल है। तो सेल वाल पूरी मैं ड्रा नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे मीज़ोफिल सेल है, जो कि मीज़ोफिल सेल क्या करते हैं, वो का एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जब टेम्परेचर वार्म नहीं होता तो ट्रैप कर लेते हैं। अब ट्रैप करने की वजह से लाइट तो नहीं है, अगर लाइट नहीं है तो ATP और NADPH कहाँ से लेगा। तो ATP और NADPH नहीं है तो वो फ़िलहाल तो स्टोर करेगा ना, फ़िलहाल तो वो स्टोर कर लेगा ये मैलिक एसिड में। तो ये हम प्रोसेस देखते हैं। कार्बोनिक एसिड भी इन्वॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। तो कार्बोनिक एसिड के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड मिली और 2 कार्बोनिक एसिड मिल के 4 बेसिकली 2 या 3 कार्बोनिक एसिड मिल के आगे C4 एसिड बना देते हैं। तो ये अगर लाइट डिपेंडेंट है तो लाइट तो चाहिए, फिर लाइट की ज़रूरत होती है। तो लाइट जब मिलती है तो NADPH मिलता है। तो यहाँ पे NADPH और ATP की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक जो है वो लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जिसमें मैलिक एसिड ऑक्सैलिक एक्सालो एसीटेट बन गया है 4 कार्बन कंपाउंड। तो 4 कार्बन जब कंपाउंड बन गया है, लाइट की मौजूदगी नहीं है, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये इसका कोई काम नहीं है, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसमें अगर फिर फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ होता है तो उसके यूज़ होने की वजह से NADPH जो है NADP प्लस बनाता है। तो ये NADPH जो है लाइट रिएक्शन से आता है। तो अब लाइट आ गई है, दिन आ गया है, तो ये वाली का ऑक्सलो एसीटेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से NADPH आया ना। तो इस तरह फिर डे टाइम आ जाएगा। फिर जैसे ही डे टाइम आएगा मैलेट बनेगा, मैलेट फिर ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ये आप याद रखें। तो फिर मैलेट जब ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मोडेस्माटा से बंडल शीट सेल में, तो बंडल शीट सेल में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो मैलेट जो है वो उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। यहाँ पे लाइट की का होना ज़रूरी कैसे है वो मैं बताता हूँ। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है। अब लाइट का ज़रूरी होना क्यों है, क्योंकि NADPH की रिक्वायरमेंट है किसको, मैलेट को डिहाइड्रोजिनेज के लिए, डिहाइड्रोजिनेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि डीकार्बोक्सिलेशन हुई, डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो गया, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सीधी कैल्विन साइकिल में चली जाएगी, और पीछे पीछे क्या बचेगा, वो NADPH के यूज़ होने से जो कि पाइरूवेट बन जाएगा। तो NADPH के यूज़ होने से पाइरूवेट बन जाएगा। अब देखते हैं कि NADPH के यूज़ होने से पाइरूवेट कैसे बनता है। वो ये नज़र आ गया आपको। तो 3 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो गया, तो एक कार्बन
अलहदा हुआ और पायरुवेट बन गया। अब केमिकल फार्मूले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं ज़रूरी कि आपने सिर्फ समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अब क्या बात करनी है कि NADPH जो है वो कन्वर्ट हुआ है NADP+ में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बच गया है ये तो ऐसे ही साइकिल क्लियर होगा ना दोबारा, जिस टाइम वो मैं आगे बताता हूँ आपको किस तरह होता है। यहाँ से तो सबसे पहले गया फिर मीज़ोफिल सेल में पायरुवेट। अब पायरुवेट में ATP यूज़ होके फास्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। फास्फो का मतलब फास्फेट ग्रुप जब अटैच हो गया है तो फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया। अब ये फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो दोबारा उसी तरह से फास्फोइनोल पायरुवेट की फिक्सेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, जब लाइट नहीं होगी तो फिर अगेन ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। तो ये एक प्रोसेस है। अब देखते हैं रुबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट जो कि कैल्विन साइकिल का हिस्सा है। ये जो एंजाइम है रुबिस्को ये वर्क करता है, इसमें 2 फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं इसीलिए इसको 1,5 बिसफॉस्फेट कहा जाता है। ये कन्वर्ट हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है तो इसे कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, जिसमें 3 कार्बन के मालिक्यूल जो होते हैं उसका नाम होता है 3-फास्फोग्लाइसिरेट। तो ये जो 3-फास्फोग्लाइसिरेट हैं ये ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट होके यूज़ होगा फास्फेट दोनों साइड, फिर 1,5 बिसफॉस्फोग्लाइसिरेट बन गया। अब ये 1,5 बिसफॉस्फोग्लाइसिरेट जो है वो NADPH को यूज़ करके यानी कि NADPH को यूज़ करके NADP+ जो है वो बनेगा और हाइड्रोजन यूज़ होगा। जब हाइड्रोजन यूज़ होगा तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाएगा। ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो कि यहाँ से कार्बन फिक्सेशन हुई, यहाँ से रिडक्शन हुई और यहाँ से रिजनरेशन होकर RUBP फिर बन गया। तो ये जो अलहदा होगा एक मालिक्यूल और 5 फिर आगे चले जाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे कार्बोहाइड्रेट जहाँ से बनेगा और दूसरी चीज़ें वगैरह वगैरह बन जाएंगी। आगे हमने देखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों हमें ज़रूरी है इस लेक्चर में? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP और NADPH हमने हासिल करने हैं जो कि इस प्रोसेस को चलाएंगे। तो ये ग्रेनम है, ग्रेनम में ल्यूमन है, तो ल्यूमन के ग्रेना जो है प्लूरल को कहते हैं, ग्रेनम जो है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है जो कि स्ट्रोमा में फ्लोटिंग कार्य होती है। ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का जो इम्पॉर्टेंट करैक्टर है ये है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल लगे होते हैं जो कि चैनल को कहते हैं फोटोसिस्टम, जो कि क्लोरोफिल के मालिक्यूल का बना होता है। तो फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिस्टम। तो क्या होता है फिर वाटर जो है फोटोलाइसिस हो जाती है। तो फोटोलाइसिस की वजह से हाइड्रोफोटोलाइसिस, तो उस फोटोलाइसिस की वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है जो कि एक्सेप्ट हो जाता है और प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट करके प्लास्टोक्वानीन को दे देता है। अब प्लास्टोक्वानीन जो है वो रिड्यूस हो जाता है किस में, PKOH2 में। और प्रोटॉन कहाँ से आए? तो प्रोटॉन ऊपर से आए हैं स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन उसने कैप्चर करके नीचे डाल दिए ल्यूमन के अंदर और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। और प्लास्टोसायनिन जो है आगे नेक्स्ट जो है BEF साइटोक्रोम को मिलता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तो ल्यूमन में आ गई। तो ये क्या है? ये है साइटोक्रोम रिडक्टेज बेसिकली साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, सॉरी। तो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करके प्लास्टोसायनिन को दे देता है। जब प्लास्टोसायनिन को देता है तो फोटोसिस्टम 1 एक्सेप्ट कर लेता है, फिर लाइट पड़ती है। तो लाइट पड़ने से फेरिडॉक्सिन जो है एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम रिडक्टेज को दे देता है। और साइटोक्रोम रिडक्टेज जो है वो NADP+
सॉरी NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम, जो कि एक्सेप्ट करके NADP प्लस और प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा के अंदर उनको NADPH बना देता है। तो इससे क्या होता है कि स्ट्रोमा के अंदर बहुत ज़्यादा ही कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है प्रोटॉन की, और ल्यूमन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा ल्यूमन में कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगा, प्रोटॉन बाहर की जानब मूव करने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे एक ही चैनल है जिससे प्रोटॉन बाहर मूव करेंगे बिना किसी चीज़ के यूज़ किए हुए। और ये प्रेशर जो है F0 और F1 पार्टिकल है ATP सिंथेज एंजाइम जो कि चैनल है, जिसमें पुश करेंगे तो फिर ATP बनेगी, और ये फिर आगे चल के NADPH और ATP यूज़ होगी C4 साइकिल में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।